कि अब कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। मतलब पूरा दुनिया इस ख्वाब में जी रहा था, हर बंदे को, हर लोगों को यही परेशानी था, यही चिंता था कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। शायद हम लोगों को भी मतलब थैंकफुल रहना चाहिए इस बंदे के पास, क्योंकि उसके वजह से शायद पूरा दुनिया आज मतलब जो है वो वैसा का है। इतना 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 फासला था थर्ड वर्ल्ड वॉर से, मतलब लोगों को लग गया था अब तो कुछ बस हो ही जाएगा। अगर आप सोचिए, अगर जो थर्ड जो ऑफिसर था उन्होंने अगर यस बोल दिया होता, टिक दे दिया होता, तो आज दुनिया का इतिहास कुछ और ही होता। लो एंड वेलकम गाइस। अब जरा सोच के देखिए दोस्तों, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, उसके साथ हम लोगों का रिश्ता कैसा है? बहुत ही फ्रेंडली है, अच्छा है। अगर कल बांग्लादेश में कोई सरकार बदल होता है, चेंज होता है, और उसके साथ जो नया सरकार बांग्लादेश में आता है उसके साथ चाइना का नज़दीकियाँ बढ़ने लगता है। और चाइना क्या करता है, उसके जो आर्म फोर्सेस है, जो भी मिसाइल्स है, जो भी आर्मरी है, वो लाके बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पे रख देता है बांग्लादेश के अंदर। तो ये इंडिया के लिए, हम लोगों के लिए कितना चिंता का बात होगा, क्योंकि चाइना का साथ रिलेशन इंडिया का पता ही है, जैसा कि कुछ ठीक ठाक नहीं रहा है अभी। ये जो मैंने आपका एक काल्पनिक सिचुएशन बताया, ये अगर वास्तव में हो जाए, शायद इंडिया के साथ ना हो, किसी किसी और देश के साथ। और ऐसा ही एक घटना घटा था यूएसए के साथ और यूएसएसआर के साथ। कब हुआ था? 1962 में, जिसको हम इतिहास में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। और ये एक ऐसा घटना था जहां पे जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होते होते रह गया, और तब पूरा दुनिया को लगा था कि अब कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। मतलब पूरा दुनिया इस ख्वाब में जी रहा था, हर बंदे को, हर लोगों को यही परेशानी था, यही चिंता था कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर अटैक हो सकता है और थर्ड वर्ल्ड वॉर लग सकता है। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा हुआ नहीं। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्चुअल में घटना क्या घटा था, स्टेप बाय स्टेप, साल के हिसाब से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो पूरा देखिए, और इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव मिलता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जो क्यूबा है, अमेरिका के जो साउथ में, नॉर्थ अमेरिका जो है उसके साउथ में एक कैरिबियन सागर है, वहाँ पे एक आइलैंड कंट्री है, छोटा सा ही कंट्री है। और ये बहुत दिनों से स्पेनिश कॉलोनी था। लेकिन 1898 में अमेरिका और स्पेनिश के बीच में एक युद्ध होता है, जहाँ जिसमें स्पेनिश हार जाता है, और जो क्यूबा का कंट्रोल है वो चला जाता है अमेरिका के पास। फिर 1902 में क्यूबा को आज़ादी मिल जाता है अमेरिका से, और उसके बाद भी अमेरिका बहुत हद तक क्यूबा को इन्फ्लुएंस कर रहा था। और ये तकरीबन 1902 से चलता है 1952 तक, जब वहाँ का क्यूबा का एक जो जनरल था, मिलिट्री जनरल बतिस्ता, वो वहाँ पे मिलिट्री कूप कर देता है और तख्ता पलट कर देता है। इस नए सरकार के अंदर जो करप्शन है, वायलेंस है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, मतलब एक चरम पीक पे पहुंच जाता है। लोग बहुत परेशान थे, और इस परेशानी के बीच में से एक नया जो लीडर है वो उभर के आता है, जिसका नाम था फिदेल कास्ट्रो। पहले पहले तो जो बतिस्ता सरकार था उसके साथ तो अमेरिका का रिलेशन ठीक ठाक चल रहा था, क्योंकि बतिस्ता सरकार अमेरिका का एक तरफ से कठपुतली था। लेकिन जब इन्होंने सरकार में आया, पूरा वायलेंस किया, उसके वजह से जो अमेरिका का इन्वेस्टर क्यूबा में इन्वेस्ट करके रखा है उन लोगों को बहुत सारा नुकसान हो रहा था। और इसीलिए जो फेवर बतिस्ता सरकार को यूएसए से मिल रहा था वो धीरे धीरे बंद कर देता है, और ये लोग, अमेरिका धीरे धीरे सपोर्ट करना शुरू करता है फिदेल कास्त्रो को, क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि फिदेल कास्त्रो को सपोर्ट करेंगे, कभी ये सरकार में आ गया तो हम लोगों का ही नाफा होगा। जैसे क्यूबा तो अमेरिका का बहुत नज़दीक एक स्टेट है, मतलब 145 किलोमीटर दूरी पे है अमेरिका से सिर्फ। तो इसीलिए इनको लग रहा था कि क्यूबा अगर मेरे फेवर में रहे तो सबसे अच्छा है। फिर 8 जनवरी 1959 को फिदेल कास्त्रो अमेरिका के मदद से क्यूबा का जो कैपिटल है उसको कैप्चर कर लेता है और नया सरकार का स्थापना करता है। लेकिन जो फिदेल कास्त्रो था ये थोड़ा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में मानने वाला था। हालांकि वो प्रो राशियन तो नहीं था, लेकिन राशिया की तरफ इसके साथ नज़दीकियाँ थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा। और ये भी सोशलिस्ट एक लीडर था, राशिया भी सोशलिस्ट कंट्री था। तो ये नज़दीकी के वजह से यूएसए को बहुत प्रॉब्लम होने लगा, और फिदेल कास्त्रो सरकार को हटाने के लिए 1961 में अमेरिका ने एक ऑपरेशन लागू किया जिसका नाम था बे ऑफ पिग्स। बे ऑफ पिग्स के तहत क्या हुआ था कि क्यूबा का कुछ जो यंग जनरेशन से जो लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करके उनको मिलिटेंट बनाया जा रहा था कि आप क्यूबा में जो कास्त्रो का सरकार है उसके खिलाफ रिवॉल्ट करो और उसका तख्ता पलट कर दो। लेकिन ये बे ऑफ पिग्स का जो भी ऑपरेशन था वो नाकामयाब रहा, और अमेरिका इसमें हार गया। लेकिन
अमेरिका के लिए क्यूबा एक सरदर्द बन गया था, क्योंकि क्यूबा बहुत नज़दीक है अमेरिका के, और अमेरिका को शक था कि यूएसएसआर के साथ क्यूबा का रिलेशन इतना अच्छा धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, तो इसके वजह से शायद जो यूएसएसआर है उसका जो भी आर्मर है, आर्मी है, शायद क्यूबा ना आ जाए। पर क्यूबा में आ गया तो अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा परेशानी का कारण था, और अमेरिका का शक एकदम सही निकला। 1962 में एक U-2 जो फाइटर प्लेन है वो क्यूबा के बहुत आसमान के बहुत ऊंचाई से उड़ रहा था। वहां से उनको नजर आया कि यहाँ पे तो क्यूबा में यूएसएसआर का मिड रेंज मिसाइल्स रखा हुआ है, और वो अमेरिका में कभी भी डाल सकता है, और अमेरिका इसमें बहुत प्रेशर में आ गया। और ये खबर जब पूरा फैल गया दुनिया में, दुनिया भर में हर कोई बहुत टेंशन में आ गया, खास करके जो भी वर्ल्ड लीडर्स थे वो लोग टेंशन में आ गए कि अब तो कुछ भी हो सकता है यूएसए और यूएसएसआर के बीच, चाहे कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। लेकिन यूएसएस ने बहुत मतलब धैर्य से काम लिया, पेशेंस से काम लिया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक नेवल क्वारंटाइन लगा दिया। क्वारंटाइन जो वार्ड है, उन वार्ड से तो इस वार्ड से तो हम लोग आज कल जो कोविड का सिचुएशन गया उससे वाकिफ हो गए बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन क्वारंटाइन वार्ड जो है उस जमाने में उतना चालू वार्ड नहीं था। तो क्वारंटाइन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को घेर देना। तो यूएसए ने क्या किया कि नेवल क्वारंटाइन लगा दिया क्यूबा के चारों तरफ इंटरनेशनल वाटर में। और यूएसएसआर ने बोला कि आपने कैसे ऐसे क्वारंटाइन लगा दिया, जो इंटरनेशनल वाटर होता है ना वो तो हर किसी की यूज के लिए होता है। फिर उसी साल 1962 में एक जो अमेरिका का स्पाई प्लेन है उसको यूएसएसआर ने हवा से गिरा दिया, और उसके बाद मतलब इतना 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 फासला था थर्ड वर्ल्ड वॉर से, मतलब लोगों को लग गया था अब तो कुछ बस हो ही जाएगा। लेकिन एक मसला हुआ कि एक सबमरीन यूएसएसआर का जहाँ पे नेवल क्वारंटाइन लगा हुआ था वहां पे था, और जब ऊपर जो भी शिप था यूएसए का उन्होंने एक डेप्थ चार्ज गिराया। डेप्थ चार्ज मतलब अंडर वाटर जाके ब्लास्ट होता है, और वो एक वार्निंग होता है एक्चुअली। लेकिन जो सबमरीन वो तो पुरानी टेक्नोलॉजी का था, तो उनको उतना पता नहीं लगा, उन्होंने लगा कि यूएसए ने हमला कर दिया। और जो सबमरीन था उसमें भी न्यूक्लियर मिसाइल्स था, और तब जो सबमरीन पे ऑफिसर थे उन्होंने कहा चलो अभी तो शुरुआत हो गया, अभी कुछ कर नहीं सकते, हम लोग भी न्यूक्लियर हमला करते हैं। अभी जो वहां पे ऑफिसर्स था, वहां पे 3 ऑफिसर्स था, जो 3 में से 2 ऑफिसर्स ने कहा कि हम लोग करेंगे न्यूक्लियर हमला, लेकिन एक जो ऑफिसर्स था उन्होंने कहा कि नहीं, शायद ये हो सकता है, उन्होंने वार्निंग दिया हो, उन्होंने बोला कि आप सरफेस पे आ जाओ, वाटर के सरफेस पे आ जाओ, आइडेंटिफाई करो खुद को, तो हम लोग नहीं करते। अगर आप सोचिए, अगर जो थर्ड जो ऑफिसर था उन्होंने अगर यस बोल दिया होता, टिक दे दिया होता, तो आज दुनिया का इतिहास कुछ और ही होता। आज जो हम लोग देख रहे हैं ना यूएसए का इतना दबदबा है, न्यूक्लियर वॉर हो गया तो फिर तो यूएसएसआर खत्म हो जाता उस दिन, मतलब यूरोप भी खत्म हो जाता, क्योंकि यूरोप में बहुत सारा देश तब तक नेटो का मेंबर भी बन चुका था, तब तक वार्सो पैक्ट भी बन चुका था, तो यूरोप पूरा खत्म था, यूएसएसआर भी खत्म था, अमेरिका भी खत्म था। फिर मतलब जो पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो बहुत साल पीछे चला जाता, और शायद इंसानियत बचता भी नहीं। ये जो थर्ड ऑफिसर था उसका नाम था वैसिली आर्किफो, और उसके वजह से ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होते होते रह गया, और उसको आज इतिहास में रशिया में बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है, उसको हीरो, नेशनल हीरो माना जाता है। और शायद हम लोगों को भी मतलब थैंकफुल रहना चाहिए इस बंदे के पास, क्योंकि उसके वजह से शायद पूरा दुनिया आज मतलब जो है वो वैसा का है, शायद ऐसा होता नहीं। उसके बाद जब सबमरीन सरफेस पे आया, अपने आप को आइडेंटिफाई करवाया, फिर भी मतलब खतरा टाला नहीं था। लेकिन उसके अगले दिन 28 अक्टूबर को 1962 में जो रशिया का जो स्पाई एजेंसी है ना, केजीबी, उसका जो हेड है वो अमेरिका में एक जो न्यूज़ काउंसलर था, रिपोर्टर था, उसको एक खबर भेजता है कि हम लोग मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोगों का जो भी मिसाइल्स है, जो भी आर्म है टर्की में, क्योंकि टर्की यूएसएसआर से बहुत नज़दीक था, और अमेरिका ने ये पहले शुरू किया था, अमेरिका ने टर्की पे रखा था, और यूएसएसआर ने क्यूबा को बेट बनाया कि आप भी टर्की से अपना जो भी आर्मर है वो निकालो, हम भी यहाँ से सब कुछ वापस ले जाएंगे। तो फिर ये जब खबर पहुंचा, तब रशिया का जो प्रेसिडेंट था केनेडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, और उसने कहा कि हम लोग टर्की से धीरे धीरे ये हटा लेंगे, आप भी क्यूबा से ये हटाओ, और आगे से
चाहे क्यूबा में आप लोग कोई भी मतलब सामान आर्मर नहीं रख सकते हो। फिर उसके अगले साल अप्रैल में ही 1963 में टर्की से यूएसए ने सब कुछ हटा लिया, और उससे पहले यूएसएसआर तो क्यूबा से सब कुछ हटा ही चुका था। और इसके बाद जब दुनिया इतना नज़दीक चला गया था थर्ड वर्ल्ड वॉर में, तो उसके बाद लगा यूएसए और यूएसएसआर को कि हम लोगों को बहुत सेंसिबल तरीके से एक्ट करना चाहिए, क्योंकि पूरा दुनिया इन दोनों की तरफ तब देख रहा था, उम्मीद लगा के बैठा था कि ये दोनों सुपर पावर है और ये लोग अगर भिड़ गया तो पूरा दुनिया का सत्यानाश हो जाएगा। फिर हॉटलाइन का एक बनाया गया कि आप क्रेमलिन से जो व्हाइट हाउस है वहाँ पे बात हो सके डायरेक्ट, और उसके बाद जो जिसको हम नातात कहते हैं वो शुरू हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा कोल्ड वॉर जो है ना वो ठंडा हो गया। फिर उसके बाद फिर दोबारा हुआ, जिसको सेकेंड कोल्ड वॉर भी कहते हैं, वो फिर शुरू हुआ 1979 में, जब रसिया अफगानिस्तान इन्वेट करता है। वो भी किसी दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए।